टिप्पणी चाहूंगा कि कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है इस बयानबाजी देखिए, के बहुजन बीच। समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। वो किसी भी पार्टी के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं करती है। और जैसा कि अभी इस डिबेट में आप लगातार मैं सुन रहा हूँ, लगातार एमवाई फैक्टर आ रहा है, तो एमवाई फैक्टर जो है वो बिखर चुका है। चूंकि वहाँ पे यादव प्रत्याशी बीजेपी से भी है और समाजवादी पार्टी से है। यादव जो है वोट बढ़ चुका है, और अगर वहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं या जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, तो वो एकजुट हो करके बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो अपनी जगह पे एकजुट है, और उसमें अगर ये सब धर्मनिरपेक्ष वोट अगर प्लस हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। इससे पहले भी डिबेट में हम लोग बैठ चुके हैं जी। रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव के लिए, और उसमें ये बात आई थी कि अगर ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, तो मेरा बयान आया था कि बहन जी ने तो एक सीट लड़ने को तय कर दी है कि हम आजमगढ़ लड़ेंगे, रामपुर नहीं लड़ेंगे। तो रामपुर, ये आजमगढ़ ना लड़े, ये रामपुर लड़े, लेकिन इनको तो बीजेपी को हराना है ही नहीं जी। ये लोग तो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। इन्होंने अभी 2022 के विधानसभा के चुनाव में, अच्छा, ये टीस काली क्या टिकट ना मिलने को लेकर के है कि अगर टिकट मिल जाता अगर सपा से अपने जमीनी नहीं ऐसी चीज नहीं है। जो जमीनी लोग जो पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में काम करते हैं, जो जमीन के ऊपर जिलों में रह करके काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, उन लोगों का हेरसमेंट किया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सैकड़ों लोग आ गए। बहुजन समाज पार्टी के जो भगोड़े नेता थे जिनको पार्टी से निकाल दिया था बहन जी ने, वो सब समाजवादी पार्टी में घुस गए। और जो समाजवादी पार्टी की जो नवरत्न थे, वो उन लोगों को पता नहीं किस जरिए टिकट दिला रहे थे, और उस टिकट दिलाने के कारण बरेली मंडल, लखनऊ मंडल, देवी पाटन मंडल और फैजाबाद, चलिए उस समय आपको आवाज उठानी चाहिए थी और आला कमान को फिलहाल क्या निर्णय लिया जाना चाहिए था, ये तो बड़ी बात है ना। लेकिन डॉक्टर नितिन जी, नाराजगी लगातार थी पहले गुड्डू पंडित को लेकर के, किस तरीके से समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से वादा खिलाफी की, नाराजगी साफ तौर पर नजर आई। देखिए बीएसपी की नहीं अशोक जी, हम लोग वादा खिलाफी नहीं करते। पहली चीज ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये बीएसपी पार्टी में शामिल करते हैं। कह रहे हैं हमारे यहाँ जो भी पार्टी में शामिल हुआ वो किसी शर्त पर नहीं शामिल हो रहा था कि तभी तो सफाई हो गई, तभी सफाई हो गई आपकी तभी सफाई हो गई। आपने जावेद आब्दी का टिकट काटा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने आबिद रजा बदायूं का टिकट काटा, आपने तौकीर रजा बरेली शरीफ को किनारे लगाया, हाजी रियाज अहमद साहब पीलीभीत के कद्दावर नेता थे, उनके बेटे का टिकट काटा, साने अली का। आपने 3 बार के लगातार विधायक शरदबीर सिंह का शाहजहांपुर में टिकट काटा, वहां 3 नंबर वाले नीरज कुशवाहा को टिकट दिया। आपने लखीमपुर खीरी में मेरा टिकट काटा। आपने तमाम जिलों में जो टिकट काटे हैं, पूरे के पूरे जिले की सफाई हो गई। और अगर आप अब भी जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देंगे, आयात करके बाहर से लोगों को टिकट देंगे, आप उनकी सफाई की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी का भी तो पूरा सफाया हो गया, उस पर मंथन नहीं करा आपने। उसने मंथन कर लिया, मंथन कर रही लगातार, पार्टी ने मंथन कर लिया है। आपने उस पर क्यों नहीं करा? चंदन, आप उस पर भी तो करिए, जनता जानना चाहती है कि हमसे जो लोग रूट के गए हैं हम उनको मना के लाएंगे। ठीक है, ये कभी अपनी पार्टी में भी कभी ये सलाह दे दीजिएगा, बड़ी बात है। जल्दी, हाँ नितिन जी। वो हमें बता रहे हैं कि सफाया हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? पहले आप मंथन और आज चिंतन करिए और बहन जी को राय दीजिए किस तरीके से ऊपर के आपको याद होगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार गिरी थी। यहाँ एक वोट की कीमत होती है। अगर आप टिकट सही बंटवारा किए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार होती। आज आप वो नहीं हो रहे। अच्छा, इस सवाल का जवाब होते हैं तो किससे ले लेता हूं? किसी नागरिक से नहीं ले रहा हूं, सरकार से ले रहा हूं। गुड्डू जमाली को लेकर के किस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है, और एक वो पार्टी दूसरे को नसीहत दे रही है जो जिसका अपना ग्राफ लगातार किस तरीके से गिरता जा रहा है। अपने में आत्म मंथन की कहीं ना कहीं जरूरत है, और जो खास करके जो चुनावी नतीजे जो आए विधानसभा में, उसको लेकर के अगर मैं बात करूं
नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। लोकतंत्र में सभी पार्टियों का बिल्कुल एक अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, सभी हम मानते हैं, और एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखें कि भाजपा वर्सेस बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि जो बीएसपी है वो एक प्रकार से पूरा अपना वजूद के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो संसद में गई वो आप देखेंगे तो उससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि उनका कितना वजूद वहाँ पर आ रहा है। आप इसी तरह से देखिए कि जो सपा है, अगर हम 2022 के इलेक्शंस की बात करें, 2024 के इलेक्शंस की बात करें लोकसभा की, तो अगर ये इलेक्शन में क्या होगा, या तो वो जीतेंगे या हारेंगे। तो अगर वो जीत जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा, जो उन्होंने अभी विधानसभा में भी एक अच्छा खासा फाइट दिया है, तो वो एक कहीं ना कहीं आत्मबल उनका और बढ़ाएगा, मनोबल को बढ़ाएगा और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देगा। लेकिन अगर वो किसी कारण से यहाँ पे सीट नहीं निकाल पाते हैं तो उनके लिए एक सेटबैक भी होगा। तो जहाँ कांग्रेस कोई चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है इनफैक्ट, और अगर हम देखें तो वहाँ पे बसपा एक सीट पर केवल लड़ रही है और रामपुर सीट पर नहीं लड़ रही है, और सपा दोनों जगहों पर लड़ रही है। तो ये पूरा जो समीकरण है कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये भी लगता है कि क्या ये हाफ हार्टेडली वो चुनाव में जा रहे हैं सारी पार्टी, विपक्ष क्या वहाँ पे पूरी मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर भी आता है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जब हम 2009 की बात करें तो वहाँ पे जब यादव जी जीते, रमाकांत यादव जीते थे बीजेपी से, तो वो भी कहीं ना कहीं एसपी के ही कैंडिडेट थे जो कि बाद में उसमें शिफ्ट हो गए थे। और अगर अब अभी हम बात करें तो घनश्याम लोधी जी की बात करें तो वो भी सपा के एक्स एमएलसी ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब सीटों के जब हम कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं तो वहाँ समीकरण के अलावा ये भी देखते हैं कि ये पहले से क्या इनका वो रहा है, कितना इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और कितना वो सीट और वोट्स को निकाल पाए हैं, जीतने वाला कैंडिडेट है कि नहीं। तो इन सारे समीकरणों का वहाँ पे बात जरूर कहीं ना कहीं आती है, और भाजपा इसको बहुत अच्छे से भुनाने की काबिलियत रखती है। मेरे ख्याल से एक बड़ा दिलचस्प चुनाव आने वाला है, एक दिलचस्प चुनाव होने वाला, जैसा कि भाजपा इसको कैश भी कराएगी। बड़ी बात ये ओपी सिंह जी, विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने कहा सबने देखा, अप्रत्याशित रूप से आए, सबने देखा, लेकिन आजमगढ़ पर्टिकुलर हम 2 सीटों को लेकर के बात करें जहां पर लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, आजमगढ़ और रामपुर, यहां पर सब जान रहे हैं कि किस तरीके से जो सीटें रही हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ ज्यादा ही चुनौती है आप लोगों के लिए। आलोक जी, जिसके लिए चुनौती होगी उसके लिए होगी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी बसपा और सपा के साथी जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, और ये पार्टी कब मिलकर सरकार बनाएगी, कब गेस्ट हाउस कांड हो जाएगा, कब पूरा परिवार जो है उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देगा, कब ये एक दूसरे को बी टीम बताएंगे। आज आजमगढ़ और रामपुर, आजमगढ़ के चुनाव में सपा कह रही है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, और बसपा कह रही है कि सपा जो है वो भाजपा की बी टीम है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे नंबर की लड़ाई के लिए ये सपा और बसपा में टकरा रहे। अच्छा, वोटों को देखिए किस तरह से बांट रहे हैं। मैं काफी दिन से डिबेट कर रहा हूं, डिबेट का सारा मुद्दा आके अटक जा रहा, कहा यम वोट पर, मुस्लिम वोट पर। वो कहते हैं लेकिन ओपी सर आप मेरी डिबेट में नहीं कह सकते, मैं बराबर मुद्दों को लेकर के करता हूं, जो सरकार की चाहे वो योजनाएं हो और जो कमियां वो बराबर करता हूं। मैं अपनी डिबेट में बिल्कुल पारदर्शिता रखता हूं, निर्भीक पत्रकारिता करता हूं, बिल्कुल बेबाक सवाल पूछता हूं। बहुत अच्छा करते हैं जी, बहुत अच्छा करते हैं, पारदर्शी रखते हैं। लेकिन मुद्दा तो मैंने स्टार्टिंग में पहली लाइन में बता दिया कि मुद्दा जो है एमवाई वर्सेस विकास है। ये मैंने तो आपको शुरू बता दिया। एक तरफ विकास का मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी का है, सुशासन का मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी का है, आम आदमी को गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उसका लाभ पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। दूसरी तरफ क्या है, मुद्दा के नाम पर एमवाई। अब देखिए, अच्छा ये बताइए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो किन मुद्दों पर हुआ? एक तरफ हमारी पार्टी कहती रही कि हमने देश में 14 से लेके 19 तक ये विकास किया, हमने देश को इस प्रगति के रास्ते पर ले गया, हमने देश को दुनिया के पैमाने पर लाया। ठीक है, एक तो मुद्दा ये था। और दूसरा मुद्दा क्या था? आप दूसरी की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, बहन मायावती को 3 दिन के लिए चुनाव आयोग ने इसलिए बैन लगा दिया कि इन्होंने मेरठ की एक सभा में कहा कि मुसलमानों से अपील किया कि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए और आप सबको मिलकर मुसलमानों को वोट बसपा को देना।
चुनाव आयोग ने 3 दिन के प्रतिबंध लगा दिया। चलिए वो चुनाव आयोग की बात हुई, मतलब चुनाव यह के है पहले कि की ये बात तो होती है, वो शुरू से कई लोगों इनका पर ये रहा, कई प्रत्याशियों ने इस तरीके से बयान दिए जिस तरीके से उस वक्त चुनाव आचार संहिता लगी थी, कई ऐसे मामले सामने आए। ऐसे तो फिर एडीआर की भी बात करें, एडीआर भी अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उसमें किस तरीके से तमाम दागी प्रत्याशी होते हैं। मुद्दा ये नहीं है। चलिए मैं रुद्र प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं। सर मैंने सुनी आपकी बात, ठीक है, इसकी किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच गए। रुद्र प्रताप जी लगातार इस उपचुनाव को लेकर के अगर बात करें या इससे पहले के चुनाव को लेकर के बी टीम वो उसकी बी टीम है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा राहु केतु लेकर के बीएसपी और एसपी को लेकर के निशाना साधा, मायावती ने कहा कि बीजेपी और सपा को लेकर के ये बी टीम है, किस तरीके, बल्कि मुझे लगता है ये ए और बी नहीं होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों रुद्र जी? बिल्कुल आपने सही बात कही कि न केवल इस चुनाव बल्कि पिछले चुनाव के भी 2022 के विधानसभा चुनाव का अगर आप देखें तो जब चुनाव होने जा रहा था तो सारी परिस्थितियां, कोविड के बाद की परिस्थितियां, बेरोजगारी के बढ़े हुए आंकड़े, लोगों के घर में हुए मृत्यु दर के बढ़े हुए आंकड़े, नोएडा का वो अभिशप्त होना, जो नोएडा गया फिर से बन के नहीं आता, दशकों तक एक मुख्यमंत्री का दोबारा न चुना जाना, उसके बावजूद अगर सरकार चुन के आई तो मान लीजिए विपक्ष में एकता नहीं है। 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, ज़्यादातर नगर निगम, पंचायत, सभी पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और वो क्यों है? क्योंकि विपक्ष में संवाद का भाव है। डॉक्टर साहब ने अभी एक सांस में 10 नाम गिना दिए, 10 से 11 नाम उन्होंने गिनाए कि किन किन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। अगर आप उन्हें मौका देते तो हो सकता है वो 20-30 नाम गिना सकते थे। ये संवाद की यही कमी है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहीं और जा रही है, केशव मौर्य अपना गठबंधन महान दल का तोड़ चुके हैं, साथ वाले लोग संतुष्ट नहीं हैं, राज्यसभा विधान परिषद की सीटों के लिए मारामारी चल रही है, एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए उसके खेमे के टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये जब आप विपक्ष में संवाद को आप अभाव देखेंगे तब आप ऐसे ही पाएंगे कि चुनाव एक तरफा होंगे। हो सकता है कि जो आपके मजबूती वाले एरिया हो वहां पे आप भले ही जीत जाएं या बेहतर लड़ लें, लेकिन समग्र उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इतने में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला कोई दिख नहीं रहा है। जी आप कितना टक्कर देते नजर आ रहे हैं बीएसपी की अगर बात करें, और वर्तमान समय के जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो सीटों का आकलन है और जो ग्राफ है, डॉक्टर आरे उस्मानी जी? देखिए वर्तमान परिस्थितियों में जो है आजमगढ़ सीट जो है बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। अच्छा। क्योंकि वहां के मतदाताओं को ये मालूम है कि स्थानीय स्तर पे गुड्डू जमाली जी कैंडिडेट हैं। उन्होंने अभी देखिए जो डिबेट में कोरोना का भी जिक्र आया, जो कोरोना के टाइम उन्होंने मदद की है, जो कोरोना के टाइम उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन बांटे हैं, दवाएं बांटी हैं, और दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी बाहर का है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि एम वाई समीकरण, तो इनको लगता है वाई का वोट नहीं चाहिए। एम वाई समीकरण के ऊपर बार बार ये कमेंट तो चोट कर रहे थे, और उसके बावजूद इनका कैंडिडेट वाई ही है, यादव ही है। यादव वोटों का बंटवारा वहां पे होने जा रहा है बड़े पैमाने पे दोनों जगह, और यादव वोटों का बंटवारा होगा, और माइनॉरिटी के वोटों का अगर बंटवारा नहीं होगा बहुजन समाज के, तो बहुजन समाज पार्टी का झंडा आजमगढ़ सीट पे लहराएगा। और रही रामपुर की बात, तो रामपुर में भी जो है स्थिति बहुत भयानक है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की एक सवाल का जवाब और दे दीजिए डॉक्टर आरे उस्मानी जी। आपने कहा एमवाई फैक्टर को लेकर के बीजेपी, लेकिन हमने जब बीजेपी के जब प्रवक्ता ओपी सिंह जी से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एमवाई की तो मैंने सवाल किया तब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा तो इतना विकास गिना दिया, उन्होंने इतना विकास गिना दिया और उसी काम को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। आज उनके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। आज जनता जो है वो बहन जी के कार्यकाल को याद कर रही है। जरा माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे एक जनता को संबोधित करें, जरा सुनेंगे सीधे। जी जिक्र चल रहा था, इस वीक उद्धव ठाकरे को भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। सत्येंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के चुनाव में अगर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहा है तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर के होना चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए सीधे तौर पर। नहीं, बिल्कुल विकास के ऊपर तो बात होनी ही चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब आप सब देखिए ये कॉन्टेस्ट है, एक फाइट है, कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र आपका प्रोग्राम का नाम भी है, तो यहाँ पे कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट की बात भी आती है। जब आपको पता है कि भाजपा जो है वो लगातार परिवारवाद के खिलाफ आपका युद्ध कर रही है, और फिर धर्मेंद्र यादव जो कज़न है अखिलेश यादव जी के, आप उनको खड़ा कर देते हैं तो उनको एक फिर से एक मुद्दा मिल जाता है कि वो करें। लेकिन इसके अलावा भी अगर बाकी पार्टीज की हम बात करें, चाहे वो बसपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस तो खैर है ही नहीं, तो ये मुद्दे जो वहाँ पे सामने लेके आ रहे हैं, मुद्दे कोई खास स्पष्ट वहाँ पे हो ही नहीं रहे हैं।
और अगर हम देखें कि जिन मुद्दों पे, जिन पॉइंट्स पे बीजेपी लगातार वोट को निकाल के लेके आती रही है, उनका हमेशा ये है कि भैया अगर कानून तोड़ेंगे तो हमारा सीधे सीधे बुलडोजर वहाँ पे पहुँच जाता है। लोग कहते हैं भाई बहुत महंगाई है तो वो मुफ्त राशन की योजना है। और इन्होंने जो 3 चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छा से एक समन्वय बना रखा है, जिसमें कि धर्म की भी बात वो करते हैं, विकास की भी बात वो करते हैं, और कहीं ना कहीं जन सरोकार की जो सारी बातें हैं उसको भी एक बड़े अच्छे से उन्होंने बना के रखा हुआ है। चाहे वो गाँव-गाँव तक शौचालय की बात हो, चाहे वो अन्य खाद्यान्न की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, तो इस तरह की जितनी भी परियोजनाएं हैं वहाँ पे गांव-गांव तक जो पहुंची हैं, उससे एक बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास मौजूद है। जो रही कई कसर होती है वो उनके विकास के मुद्दों पे आती है या फिर धर्म के थ्रू वो सारी चीजें कंसोलिडेट। अब देखिए, वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात रख रहे थे तो ओपी सिंह की चेहरे की मुस्कुराहट भी साफ तौर पर नजर आ रही थी। मुझे, मैं उनको भावों को पढ़ रहा था जब आपने कहा धर्म की बात करती है बीजेपी, विकास की बात करती है, जन सरोकार की बात करती है। इस पर अब मेरा कोई सवाल नहीं, बस मैं ओपी सिंह जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, सत्येंद्र जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि जहां जन सरकार की बात है वहां जन सरकार का काम करते हैं, जहां विकास की बात है उसी पर चुनाव लड़ते हैं। 2 चुनाव तो उसी पर लड़े, 19 और 22, 14 में और 19 में तो हमने वादा किया था, 14 में और 17 में, लेकिन आगे के जो 2 चुनाव लड़े वो तो विकास के मुद्दे पर ही लड़े। और तीसरी बात मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि एक सरकार ऐसी भी आई थी जो 200 करोड़ रुपया प्रति माह कब्रिस्तान की दीवार बनाने पर खर्च करती थी, लेकिन एक बहुसंख्यक समाज के मर्यादा, बहुसंख्यक समाज के आस्था, बहुसंख्यक समाज के श्रद्धा कि जो अयोध्या, जो काशी, जो मथुरा, जो चित्रकूट, क्या पैसा खर्च किया जी, क्या पैसा, चलिए ठीक है, अब वो मुद्दे दफन कर दीजिए, अब नए मुद्दों को लेकर के, अब देखिए जन सरकार को लेकर के बात की जा रही है। डॉक्टर, ठीक है, जल्दी, समय बहुत कम है, मुझे एक टिप्पणी लें। डॉक्टर नितिन जी, जब धर्म, विकास और जन सरोकार की बात हो रही है और आप लोग किस तरीके से परिवारवाद में अभी भी फंसे हुए, सवाल इसलिए उठ रहा है, इसलिए परिवारवाद का सवाल उठ रहा है, जवाब देना होगा। डॉक्टर नितिन जी जल्दी से, ठीक है, पाकिस्तान हिंदू, हम अपने मुद्दे से भागते नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जितने भी तीर्थ स्थल थे सबको डेवलप किया गया। आज वृंदावन का जो विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण समाजवादी पार्टी की सरकार में गठित हुआ, जितने भी तीर्थ स्थल थे सबको अच्छा विकास किया गया। वहाँ बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, वहाँ डेवलपमेंट के काम ये समाजवादी सरकार में हुए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बातें करती है, गुमराह करती है लोगों को, और चुनाव आते फिर कब्रिस्तान की बात ले आए, कब्रिस्तान की बात लेकर आ गए। ये कभी भी विकास की बात नहीं कर सकते। विकास के मुद्दे, नितिन जी, मैंने जितनी भी बार आपसे सवाल किया आपने शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं की, हमेशा उसी की बात की बस। लेकिन बड़ी बात है कि आपने अपना मुद्दा तो बताया ही नहीं कि किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच गए। बीजेपी को लेकर के आपने निशाना साधा, जबकि उसके प्रवक्ता बैठे हुए जवाब देने के लिए। मैंने आपसे कहा कि अभी जैसे ही देखिए बात आई, कब्रिस्तान की बाउंड्री में कितना खर्चा किया इन्होंने ये बताया, मथुरा वृंदावन पूछ लो। अच्छा ठीक है सर, ये तमाम सारे जो मुद्दे जो आपने उठाए ना, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ डॉक्टर नितिन जी, अब जब सत्र होगा, जब विधानसभा का, तब ये मुद्दे उठाइएगा, उसमें हंगामा मत करिएगा, क्योंकि उसमें जन शुचिता की जब बात की जाती तो आम जन के जो मुद्दे होते हैं वो छुप जाते हैं इस हंगामे के चलते। ये अब सलाह तो सही फोरम पे सही आवाज उठाइए, ये एक मेरी सलाह। जल्दी से एक फाइनल कमेंट रुद्र जी इस पूरी कवायद के भी। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, समय बहुत कम है, मुझे भी अब कमांड मिलना वाइंड अप करने का। रुद्र जी, मैं एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा जरा कि कुल मिलाकर के इस पूरे चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? जी, एक पॉइंट है, जरूरी पॉइंट था कि स्वास्थ्य के कारणों से इतर शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी सांसद ने अपनी सीट छोड़ी हो, वहां पे उपचुनाव में वो खुद प्रचार करने नहीं गया हो। अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था, उन्होंने आजमगढ़ का कितना विकास किया बताना चाहिए था, ये जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने 20 कार्यकाल में संसद से इस्तीफा दिया था। तो एक ये जरूरी पॉइंट था, मुझे लगता था इस बात को आना जाना चाहिए, यही पॉइंट था। लेकिन वो तमाम सारी चीजों की भरपाई बीएसपी प्रत्याशी ने लगता की है। डॉक्टर आरिफ उस्मानी, देखिए दोनों दल वहाँ नाम मात्र का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ बहुजन समाज पार्टी जो है वो जीत रही है, क्योंकि बहन जी का कार्यकाल जो है बहुत ही सराहनीय 5 साल का रहा है। जो पूरा लखनऊ का गोमती नगर से लगा के आलमबाग तक जो विकास हुआ है, जो लखनऊ से लगा के
दिल्ली तक विकास हुआ है, आगरा से लगाकर नोएडा, इसीलिए गौतम बुद्ध नगर तक 403 विकास में हुआ से है। एक सीट मिली है। इसीलिए 10 MP हैं उत्तर इतना प्रदेश विकास में, किया है इसीलिए एक वोट से कि सरकार प्रदेश आपकी की गिराई जनता ने थी, 403 इसीलिए एक वोट से में बहुजन एक समाज सीट दिया पार्टी है ने आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में गिराई थी, इसीलिए एक वोट से गिराई थी। बहुजन समाज पार्टी कभी सांप्रदायिक शक्तियों से कोई समझौता नहीं करती है। अच्छा, तो मैं ये ब्रेकिंग एक पॉइंट अभी से बनवा के रख लूं, 26 तारीख को फिर मैं जब शाम को डिबेट करूं कि गुड्डू जमाली विजयी घोषित किए गए। देखिए, हर दल अपनी जीत का दावा करता है, ये तो जनता फैसला करेगी। आप अगर मजबूरी में धर्मनिरपेक्ष ये भी लोग दावा कर अगर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष लोग जब भारतीय हर जनता दल पार्टी दावा को कर हराना रहा चाह है रहे कि होंगे जीत हमारी तो है, बहुजन समाज पार्टी तो को ये वोट क्यों कर ना देंगे। करें कि भाई जीत अगर भाई नहीं भारतीय हराना जनता चाह रहे पार्टी क्यों होंगे हराएगी? वो तो खुद भी चुनावी मैदान में है। करते थे कि जीत जीत हार का तो हमारी है। फैसला राजनीतिक दल नहीं करते ना, वो तो जनता करती है ना। जनता कर रही है फैसला, बहुजन समाज पार्टी जनता सिर्फ करेगी वोट फैसला। काटने के लिए खड़ी हुई है, इसलिए मतदाता आप प्रतिनिधि वोट काटने के होगा, लिए खड़े हो। वो समाजवादी पार्टी आप को वोट एक काटने के वोट लिए खड़े करेगा। हो, प्रचार भी सबको नहीं पता है कर कि रहे हो, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय सिर्फ अध्यक्ष वोट जी प्रचार काटने के लिए करने भी खड़ी नहीं जा होती है, रहे हैं। वो जीतने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रही। वोट काटने की इसलिए बात कर हम रहे अब हो। 26 तारीख को अब एक बार फिर इसी विशेष मुद्दे को होकर लेकर के समाजवादी डिबेट पार्टी करेंगे, को जिस वोट दिन करेगा। राजनीतिक दल ने अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। सत्येंद्र जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के किस तरीके से प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन को कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता है। जी देखिए, अभी नुपुर शर्मा का जो बयान आया था उससे एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन का इम्पैक्ट हो सकता है कि इस इलेक्शन में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले। और जो आजमगढ़ की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे किसी कारण से बसपा सीट लेके नहीं जा पाती है, लेकिन अगर वो मुस्लिम वोट्स में सेंध लगा सकती है तो वो सपा का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा। और अगर SC कैंडिडेट जो वोट बैंक है, अगर उसमें कहीं ना कहीं वो सेंध मार सकती है, अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ से निकाल सकती है, तो डेफिनेटली उससे बीजेपी का नुकसान होगा। तो कुल मिला के एक बड़ी रोचक यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कंटेस्ट दिख रहा है। चलिए, और हम बिल्कुल, देखते हैं। बहुत लोकतंत्र बहुत लेकिन शुक्रिया आप जीतेगा। सब मेहमानों का। OP सिंह जी आपका भी, डॉक्टर नितेंद्र जी आपका भी, डॉक्टर आर्य उस्मानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रुद्र प्रताप दुबे जी आपका भी, सत्येंद्र कुमार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा उपचुनाव को लेकर के जंग किस तरीके से हुई, लेकिन अब जनता की बारी है। देखना दिलचस्प होगा 26 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। नमस्कार।